नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वूकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वूकर पुरस्कार 2022 से गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। गीतांजलि श्री का उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लिए जो है यह एक उपन्यास है, इनको सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री की रचना है रेत समाधि। रेत समाधि। तो रेत समाधि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड, और यह अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल ने जो है इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसी रचना के अंग्रेजी में अनुवाद को ही दिया जाता है। तो चूंकि इनकी जो हिंदी में रचना थी गीतांजलि श्री की रेत समाधि, उसका अंग्रेजी अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। और इस पुरस्कार में जो है कुल 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और ये जो 50,000 पाउंड की धनराशि होती है, यह मूल लेखक और अनुवादक दोनों में समान रूप से वितरित कर दी जाती है। मतलब 25,000 पाउंड मूल लेखक को मिलेगा, मतलब गीतांजलि श्री को 25,000 पाउंड जो है अनुवादक, क्या नाम है, डेजी रॉकवेल, उस दोनों लोगों को समान रूप से मिलेगा। और यह ऐसा पहला अवसर है जब हिंदी के किसी साहित्यकार को तथा हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए साहित्य के क्षेत्र का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न, आईफा पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आईफा पुरस्कार 2022, इसमें पहला विकल्प है, इसका आयोजन 4 जून 2022 को आबू धाबी में किया गया। यह विकल्प सही है। आईफा पुरस्कार 2022 का आयोजन 4 जून 2022 को कहाँ पे किया गया? आबू धाबी में किया गया। दूसरा है, इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म शेरशाह को दिया गया। यह विकल्प भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? शेरशाह फिल्म को दिया गया। विकल्प सी है, इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को दिया गया। यह भी सही है। आईफा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को दिया गया, और विष्णुवर्धन ने जो शेरशाह नामक फिल्म का निर्देशन किया था, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो विकल्प ए बी सी सही है। आगे विकल्प डी दिया हुआ है, इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को दिया गया है। यह विकल्प भी सही है। आईफा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को दिया गया फिल्म मिमी के लिए दिया गया। आईफा पुरस्कार 2022 का आयोजन जो है 4 जून 2022 को कहाँ पे किया गया था? आबू धाबी में किया गया था। और आईफा का जो अगर फुल फॉर्म देखा जाए, आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन
इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, IIFA, आईफा, ठीक है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, आईफा का जो है फुल फॉर्म है। और जैसे आईफा पुरस्कार 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है वह वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए दिया गया है, ठीक है। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अबू धाबी में हुआ था। इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्म शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेरशाह फिल्म के लिए विष्णुवर्धन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर पूछ लिया जाए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाए तो विक्की कौशल को दिया गया है। विक्की कौशल को सरदार उधम के लिए, सरदार उधम फिल्म के लिए विक्की कौशल को दिया गया है पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी मैंने आपको बता दिया, फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री या सह अभिनेत्री का पुरस्कार साई तामड़कर को दिया गया है फिल्म मिमी के लिए। मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सह अभिनेत्री दोनों का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद जो है सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को दिया गया फिल्म लूडो के लिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिस पे आप लोग, चूंकि आईफा पुरस्कार किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, आयोजन स्थल पूछा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछी जा सकती है, निर्देशक पूछा जा सकता है, अभिनेता अभिनेत्री सह अभिनेत्री सब पूछा जा सकता है इसमें, इसलिए सब एक बार आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है सैन्याभ्यास खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो जो सैन्याभ्यास खान क्वेस्ट है इसका आयोजन 2022 में मंगोलिया में किया गया था। और यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है, 16 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है जो कि 6 जून से लेकर 19 जून 2022 तक आयोजित किया गया था। कहाँ पे? मंगोलिया में। और यह कुल 14 दिवसीय कार्यक्रम था। और इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जो है लद्दाख स्काउट्स की टुकड़ी ने किया था। एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, नोमाडिक एलिफेंट नामक सैन्याभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया जाता है? तो नोमाडिक एलिफेंट का आयोजन जो है भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कुल 3800 वर्ष पुराने तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जिसमें तलवारें, भाले, त्रिशूल आदि हैं, ठीक है। और इस पे भी जो है उत्खनन और शोध दोनों चल रहा है और ज़्यादा जानकारी बाद में आएगी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। विकल्प बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। 3 तिथियां हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की जो थीम है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी जीवन के
सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, एक साझा भविष्य का निर्माण। यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम या विषय है। बेसिकली जो ग्रहों पे जो है विभिन्न प्रकार प्रजातियों में सामंजस्य संतुलन बनाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। और कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है जैव विविधता के जनक कौन है, तो E.O. विल्सन, E.O. विल्सन जैव विविधता के जनक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य है? तो अमृत सरोवर योजना के तहत जो है प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य बनाया गया है। और अमृत सरोवर योजना का अगर शुभारंभ पूछा जाता है तो इस 24 अप्रैल 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था। और यह योजना जो है, इस योजना के तहत अमृत सरोवर योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें क्या है, 1 एकड़ या इससे अधिक जमीन पर तालाब की खुदाई की जानी है, ठीक है। और अमृत सरोवरों के निर्माण में जो है पूछा जा सकता है किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो चूंकि ग्रामीण परिवेश उसमें जो है यह मनरेगा, अमृत सरोवर के निर्माण में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और तालाब में जो पानी का स्तर होगा वह कम से कम 3 मीटर तक रहे, 3 मीटर से कम पानी का स्तर नहीं होना चाहिए। पक्के घाट की व्यवस्था होगी, नौकायन की व्यवस्था होगी, पथ निर्माण की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, ठीक है। और यहाँ पर 15 अगस्त को झंडा भी तिरंगा भी फहराया जाएगा। और प्रश्न पूछा जा सकता, पहला अमृत सरोवर जो है कहाँ पे स्थापित किया गया, तो पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई में स्थापित किया गया था। इसका लोकार्पण जो है अल्पसंख्यक एवं कल्याण मंत्री मुख्तार अली नकवी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही किस प्रदेश में भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के निर्माण की अधिसूचना जारी की गई है? तो हमारा इसमें जो विकल्प है, सही आंसर है राजस्थान, विकल्प सी हमारा सही है। राजस्थान में जो है देश का 52वां, ये शायद बूंदी जिले में है, राजस्थान के बूंदी जिले में है, जो कि हमारे देश का 52वां बाघ अभयारण्य है। इसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ठीक है। और ये देश का 52वां बाघ अभयारण्य है। और राजस्थान का पूछा जाएगा तो राजस्थान का 4था बाघ अभयारण्य है। इसके पहले जो है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स में है यह, ठीक है। तो राजस्थान का 4था और भारत का 52वां बाघ अभयारण्य है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन मतलब अचीवमेंट के आधार पर उनकी रैंकिंग QS द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2023 के लिए जारी रैंकिंग में भारत के कुल कितने संस्थानों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है? QS द्वारा जो 2022 में रैंकिंग की गई है 2023 के लिए, कब की जाती है? 2001 वर्ष आगे की जाती है, 2023 के लिए रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत के कुल अगर देखा जाए तो कुल 41 शैक्षणिक संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यह 19वीं रैंकिंग या रिपोर्ट जारी की गई है। QS अभी ऊपर आया QS, तो QS का अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है
क्वारेली साइमंड्स QS, यह जो है लंदन में स्थित एक संस्थान है जो कि विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों का अचीवमेंट के आधार पर उनकी रैंकिंग जारी करता है। इस बार 2023 के लिए जो 19वीं रैंकिंग जारी की है उसमें 1500 संस्थानों को, विश्व के 1500 शीर्ष संस्थानों को सम्मिलित किया गया, जिसमें भारत के कुल 41 संस्थान सम्मिलित हैं। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए तो भारत के कौन कौन से संस्थान हैं, ठीक है, तो नंबर 1 पर जो है आपका है IISc, यह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? बंगलौर में है, और इसको जो है 155वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसके बाद है IIT बम्बई को जो है 172वां स्थान प्राप्त हुआ, 172वां। और IIT दिल्ली इसके बाद है तीसरे स्थान पे है IIT दिल्ली का जो है 174वां स्थान है। ठीक, और पाँचवें स्थान पर है, चौथे स्थान पर है IIT मद्रास, जिसको 250 रैंक प्राप्त हुई है। और IIT खड़गपुर जो है, IIT खड़गपुर को जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 6वां स्थान का IIT कानपुर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अगर विश्व में शीर्ष स्थान पूछा जाए कि विश्व में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो MIT अमेरिका। ठीक है, MIT को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ पे है? UK में है। तीसरा स्थान जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अमेरिका में है। ठीक है, और शीर्ष 200 में अगर पूछ लिया जाए भारत के कुल कितने संस्थान, तो शीर्ष 200 में भारत के कुल 3 संस्थान। कौन कौन सा? IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT बम्बई, IIT दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही किस मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण DRDO द्वारा किया गया? तो पृथ्वी 2 बेसिकली पृथ्वी 2 है। पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया था 15 जून 2022 को। 15 जून 2022 को यह परीक्षण किया गया था, और यह परीक्षण जो है ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। और इस मिसाइल की मारक क्षमता कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 350 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही रक्षा मंत्री द्वारा सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लॉन्च की गई। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अग्निवीर योजना के बारे में जो है हमें बताना है। तो इसमें है, इसके तहत प्रत्येक वर्ष 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो यह विकल्प सही है। अग्निवीर योजना के तहत प्रत्येक वर्ष सेना के तीनों अंगों में 46,000 नौजवानों की भर्ती की जाएगी, और ये जो सैनिक इसमें सम्मिलित होंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है, अग्निवीरों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होगी, जिसमें 6 माह का प्रशिक्षण होगा। यह भी विकल्प सही है। जो अग्निवीर होंगे इनकी कुल सेवा 4 वर्ष की होगी, और 6 माह का प्रशिक्षण उसमें अनिवार्य होगा। तो यह भी सही है, मतलब 3.5 वर्ष की सेवा और 6 माह का प्रशिक्षण। और अगला है, ये अग्निवीर EPF, PPF पेंशन एवं ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। यह भी कथन सही है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से EPF, PPF पेंशन ग्रेच्युटी इन अग्निवीरों को नहीं प्रदान की जाएगी। अगर इनका मासिक वेतन देखा जाए तो 30 से 40 हज़ार इनका
मासिक वेतन होगा। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि बेहतर सेवा के लिए जो सैनिक इसमें अग्निवीर सम्मिलित होंगे उसमें 25% बेहतर सेवा करने वाले अग्निवीरों को 15 वर्ष के लिए सेना में नियमित रूप से भर्ती कर लिया जाएगा। ठीक है, और सेवानिवृत्ति पैकेज के साथ उनकी सेवानिवृत्ति होगी, पीपीएफ पैकेज के साथ उनकी जो है सेवानिवृत्ति की जाएगी। और एक चीज़ इसमें और है कि अगर आगे की पढ़ाई जारी करना है तो आगे, चूँकि सेवा में रहकर जो है आगे की पढ़ाई जो है नहीं की जा सकती है, तो आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अग्निवीरों को 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और जिसको जो है इग्नू के द्वारा उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 27-28 जून 2022 को G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो स्लास एल्मो में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और स्लास एल्मो कहाँ पे है? यह जर्मनी में है जी। और 27-28 जून को इसका आयोजन किया गया था। G7 में कुल 7 सदस्य हैं। कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक है, कुल 7 सदस्य हैं। और इस बार जो है विशेष आमंत्रित देश भी पूछा जा सकता है। तो विशेष आमंत्रित देश में भारत था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। अर्जेंटीना था, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और यूक्रेन ने भी इसमें जो है आभासी रूप से पार्टिसिपेट किया था। और कुल सदस्य देशों ने विश्व में ढांचागत परियोजनाओं पर कुल $600 अरब खर्च करने का संकल्प लिया। $600 अरब खर्च करने की घोषणा की है। और इसका विषय भी पूछा जा सकता है, कभी कभी जो है विषय पूछा जा सकता है। तो विषय है बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य। ठीक है, तो मित्रों इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की है। सभी प्रश्न आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, यूपी SSSC के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही इसे शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक मित्र लाभान्वित हो सकें। मित्रों, आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।